नमस्कार। आज हमारे साथ देवभूमि इनसाइडर में है उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की धर्मपत्नी डॉक्टर रश्मि त्यागी रावत। मैम, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर काफ़ी समय से पॉलिटिक्स में थे, तो उसके बाद सीएम जो बनने की खबर थी उसके ऊपर सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन बहुत अच्छा था और मैं पहले भी बड़ी होपफुल थी कि तीरथ जी को सीएम बनाया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता था। और मीडिया में भले ही चाहे उनका नाम नहीं आ रहा था, शुरू में आया एक आध दिन थोड़ा सा, लेकिन नहीं आ रहा था मीडिया में। तो कार्यकर्ता लोग फ़ोन भी कर रहे थे और बड़ा चिंतित थे कि उनका नाम मीडिया क्यों नहीं ले रहा है। इस तरह की बातें मुझे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिल रही थी। तो मैंने उनको यही कहा कि तीरथ जी धैर्यवान हैं और जो होगा अच्छा ही होगा। और मैं अपने मन में ज़रूर आश्वस्त थी कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जी मैम, आप खुद एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रही हैं, तो आप अपने अनुभव के साथ कैसे उनका सहयोग करेंगी? मैं संगठन से ही आती हूँ और संगठन में मैंने कई वर्षों तक अपना समय दिया है, आज भी देती हूँ मैं। आज भी मैं अपने संगठनों से जुड़ी हुई हूँ, उसमें काम करती हूँ। तो जो मेरे अपने अनुभव हैं, खुद तीरथ जी के भी अपने अनुभव हैं, उन सब के आधार पर मैं समय समय पर कुछ चर्चाएं हम कर लेते हैं, चलते बैठते, थोड़ी देर के लिए सही। तो थोड़ा सा इशारा जिसे होता है, कोई चीज़ मुझे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चलती है जो कार्यकर्ता डायरेक्ट तीरथ जी को नहीं कह पाते हैं, तो थोड़ा सा मेरे कानों में डालने की कभी कोशिश करते हैं। तो उसके आधार पे मैं पता लगा लेती हूँ कि भाई क्या स्थिति चल रही है और क्या आपको करना चाहिए। तो इतना मैं थोड़ा कभी कहती हूँ। वैसे तो तीरथ जी खुद ही अपने आप में इतने सक्षम हैं कि उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है और वो अपने ही उनके स्टाइल है, अपने यहाँ ही उनका वैशिष्ट है जिसके आधार पे वो काम करते हैं। तो इस रूप में मैं मदद करती हूँ। मैम, आप हमेशा से पॉलिटिक्स में देखती आई हैं कि क्या इश्यूज़ होते हैं, किस तरह से पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि सर के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे या प्राथमिकता पे कौन से इश्यूज़ होने चाहिए? सबसे प्राथमिकता तो यही है कि एक तो पलायन रुके, लोगों को थोड़ा रोज़गार मिले, यहीं पे रोज़गार मिले। और जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उसमें बिजली, पानी, इन सब की अच्छी व्यवस्था हो। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चियों के लिए एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, वहाँ पे संसाधन जुटाए जाएं। अगर कॉलेज है तो पूरा सब होना चाहिए इस तरह का। तो यही उनका मेन जो है टारगेट रहना चाहिए कि और पर्यटन पे भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पर्यटन के माध्यम से ही यहाँ रोजगार भी दिया जा सकता है, जो मैं सोचती हूँ। और पर्यटन एक ऐसा व्यवसाय के रूप में यहाँ खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर स्पेस इतना है नहीं। तो अगर प्रायोरिटी उसको दिया जाए तो बहुत से रोजगार यहाँ पे उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मैम, सर हमारे राज्य के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और आप खुद एक एजुकेशन फील्ड से हैं, तो आपको क्या लगता है कि शिक्षा या रोजगार प्राथमिकता पे होना चाहिए कि सबसे जो शिक्षा है उसमें किस तरह के बदलाव की आवश्यकता है और सर किस तरह से अपना सहयोग करेंगे इस बदलाव में? देखिए, पहले तो तीरथ जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काम करके आए थे और ये एक ऐसा संगठन है जिसमें शिक्षक भी और छात्र भी दोनों मिलकर के काम करते हैं। जिस तरह की भी समस्याएं होती हैं, सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं या वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उन सब के उसमें वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है। तो शायद वो जब तीरथ जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया तो एक दिमाग में उस समय ये भी रहा होगा कि भाई ये छात्र राजनीति से बाहर निकला है और उसको ज़्यादा पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या समस्याएं होती हैं, इसलिए शायद वो उनको प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था।
दूसरा ये है कि उनको बहुत जानकारी है कि शिक्षा में कौन से अवसर हो सकते हैं, किस तरीके से हम और समाज को एजुकेट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, या हमें और कौन से साधन जुटाने होंगे, किस रूप में जुटाने होंगे। तो उनसे बेहतर मैं समझती हूँ कि कोई नहीं जान सकता है, और वो इस हेतु प्रयासरत भी रहेंगे। इस हेतु तो सबको निश्चिंत भी रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी समस्याएं हैं उनका वो समाधान स्मूथली करें, ये मैं उनसे आशा करती हूँ, एक शिक्षक होने के नाते भी। मैम, आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक साल बचा है 2022 के इलेक्शन के लिए, तो सर को फास्ट ट्रैक पे चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक साल में बहुत सारी चुनौतियां सामने आएंगी, तो आपको भी पूरा सहयोग करना पड़ेगा। तो किस तरह से विज़न देखा जा रहा है कि विज़न 2022 के चुनाव के लिए और बाकी जो बचा हुआ एक साल है उसमें किस तरह से कार्य किया जाएगा? कार्य स्पीडली किया जाना चाहिए। निर्णय जो भी लेने हैं उत्तराखंड राज्य के फेवर में, उसके विकास के लिए, वो तुरंत इम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। 4 साल निकल चुके हैं, एक ही साल बचा है। एक साल में भी कुछ मंथ्स ही मैं कहूँगी। तो तीरथ जी जितना भी मंत्रिमंडल का अपना गठन करें, उन सभी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और जो समय हमारे पास है उसका अधिक से अधिक हम उपयोग जन योजनाओं के लिए लाएं, और उन योजनाओं को हम क्रियान्वित भी करें। इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और तीरथ जी को खुद उन योजनाओं को के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तभी फीडबैक थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। और जनता के बीच जा कर के जैसा वो करते रहे, उनकी एक शैली रहती है कि वो जनता से ही फीडबैक लेते हैं, बजाय अधिकारियों पर वो ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं, जो मैंने उनका नेचर अब तक देखा है, और वो ऐसा शायद करेंगे। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।